हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो व्हाट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। उन्होंने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, तो उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज़ नॉर्मल पार्टनरशिप? नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑडिट ऑफ एलएलपी, एन एलएलपी शॉल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एलएलपी की ऑब्लिगेशन क्या है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी होनी चाहिए? इट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके फ्रेंड्स, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, असेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अदर्स। यहाँ पे अदर्स का मतलब है कि पार्टनर्स को जो लगता है कि और जो पर्टिकुलर्स इंक्लूड होने चाहिए उसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑडिट ऑफ एलएलपी, तो एलएलपी का ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। यस, एप्लीकेबल टू ऑल एलएलपी, सभी एलएलपी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन इसकी एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन क्या है कि एग्जेम्पशन टू सच एलएलपी जिनकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख्स। तो इसमें दो कंडीशंस हैं कि अगर एलएलपी की टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड नहीं करती है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और कंट्रीब्यूशन भी डज नॉट एक्सीड 25 लाख्स। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तब एलएलपी को ऑडिट करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि टर्नओवर 45 लाख्स है और कंट्रीब्यूशन लेस देन 25 लाख्स है, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एलएलपी इज गवर्नड बाय रजिस्ट्रार। तो एलएलपी को कौन गवर्न करेगा? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार गवर्न करेगा, तो एलएलपी को क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। ओके, किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर 11। कब तक? विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगी तो उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। एक और क्या देना पड़ेगा? सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। इसका मतलब है कि हमें रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट बना के देनी पड़ेगी अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की। किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर 8 में। कब तक? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगी उसके 6 मंथ के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें ये स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। इसमें एक नोट है। नोट क्या है कि जो एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल की है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड फीस पे पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड फीस किसको? रजिस्ट्रार को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पब्लिक इंस्पेक्शन कर पाएंगे। हमें जो ये दो डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी थी रजिस्ट्रार के पास, अगर इसमें डिले हो जाता है, इफ़ देर इज़ अ डिले इन फाइलिंग, तो क्या होगा? अगर वो डिले अप टू 300 डेज़ है, जो ड्यू डेट थी, अगर उसके ड्यू डेट के बाद अप टू 300 डेज़ का डिले है, तो हमें नॉर्मल फ़ीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन रजिस्ट्रार कोई एक्शन नहीं लेगा हमारे खिलाफ। लेकिन अगर वो डिले मोर देन 300 डेज़ है, ड्यू डेट के बाद मोर देन 300 डेज़ का डिले है, तो हमें नॉर्मल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रार एक्शन भी ले सकता है हमारे खिलाफ। ओके, सो नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार? तो रजिस्ट्रार कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किससे मांग सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, या फिर और जो पार्टनर्स हैं एलएलपी में, या फिर एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी। एक और पावर क्या है? समन नेसेसरी पर्सन, वो किसी भी पर्सन को बुला सकता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और ये कब करेगा? जब उसको ये लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई थी वो इनसफिशिएंट है, या फिर उसने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो उसको नहीं मिली है, तो वो तब किसी भी पर्सन को बुला सकता है। वो पर्सन कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर और एम्प्लॉय। यहाँ पे एक और नोट है फ्रेंड्स, नो मैंडेटरी इंश्योरेंस हैज़ बीन प्रपोज्ड इन द एक्ट। मतलब एलएलपी के ऊपर कोई भी मैंडेटरी इंश्योरेंस के प्रोविजंस नहीं लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स
और इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन ये डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस इफ़ एनी। एंड चेंजेस इफ़ एनी का क्या मतलब है कि अगर एडमिशन हुआ है तो पार्टनर्स में चेंज आ जाता है, अगर रिटायरमेंट हुआ है तो पार्टनर्स में चेंज आ जाता है, तो पार्टनर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है, तो वो चेंजेस। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, ये 4 डॉक्यूमेंट कोई भी पर्सन आके इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें इंस्पेक्शन फ़ीस लगेगी। तो इंस्पेक्शन फ़ीस कितनी होगी? 50 रुपीज़। और अगर वो पर्सन इन चारों की सर्टिफाइड कॉपी या फिर एक्सट्रैक्ट मांगता है तो उसके लिए क्या होगा? 5 रुपीज़ पर पेज का चार्जेस लगेगा। ओके, सो अब ऑडिट करवाएंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट भी करना पड़ेगा। तो कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेगा। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो जाता है अपॉइंट करने में तो तब कौन अपॉइंट करेगा? एनी पार्टनर में अपॉइंट। ओके, वैसे पहले कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल्स देन हु विल अपॉइंट? अदर पार्टनर्स। ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के क्या पॉइंट्स हैं? एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को तो वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले करना है। ओके, फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर चला गया, अब बाकी जो साल आएंगे उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट करना है? एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 30 डेज पहले पहले हमें उनको अपॉइंट करना है। अच्छा, अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो क्या होगा? अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो डेजिग्नेटेड पार्टनर उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देगा। So now what are the advantages of audit of LLP? तो अगर हम LLP की ऑडिट करवाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, अगर LLP के अंदर कोई फ्रॉड या एरर हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। रिजॉल्व और सेटल डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ऑडिटेड अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो सेटल करने में ईजी रहेगा। बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक, अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो बैंक हमें लोन तभी देता है अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, तो बैंक प्रीफर करता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम बैंक से मनी बोरो कर सकें। इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट, मतलब क्या है कि अगर हम ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिटर हमारे प्रीमाइसेस को रेगुलरली विजिट करेगा और साथ में वो हमें सजेशंस भी देगा, तो इससे क्या होगा? हमारी जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो हमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की कब ज़रूरत पड़ती है? इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जब अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर्स की ड्यूटी है टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस, मतलब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा LLP के पार्टनर्स से और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे कि उसको क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है। मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट, उसको क्या क्या मेंशन करना है ऑडिट रिपोर्ट में कि वेदर ही वाज एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, या फिर रिकॉर्ड्स वर रिलायबल, या फिर एनी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन हिम और नॉट। ये 3 चीज़ों को उसको मेंशन करना है ऑडिट रिपोर्ट में। उसके बाद रेफर टू द मिनट बुक, अगर LLP के पास कोई मिनट बुक है तो उसको रेफर करना है। एंड रीड द LLP एग्रीमेंट, जो भी LLP एग्रीमेंट है उसको रीड करना है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ये पूरा मैंने स्टडी मटेरियल से कवर किया है। जितने भी ये चार्ट्स बनाए हैं ये स्टडी मटेरियल से बनाए हैं, तो आपका पूरा स्टडी मैट इस चैप्टर का स्टडी मैट कवर हो गया है फ्रेंड्स। अच्छे से रिवाइज करो। अगर ये पसंद आया तो और रिवीजन वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो।